टुडे वी आर डिस्कसिंग बॉन्ड हीलिंग। बॉन्ड हीलिंग लास्ट टाइम ने बताया था बॉन्ड हीलिंग है क्या, किस तरीके से होती है। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ बॉन्ड हीलिंग, कितने टाइप से बॉन्ड की हीलिंग हो सकती है, कोई चोट लगी है तो उसकी हीलिंग कितने टाइप से पॉसिबल है। तो बॉन्ड हीलिंग अकॉम्प्लिश्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग टू वेज, दो रास्ते होते हैं जिसके थ्रू परफेक्ट तरीके से बॉन्ड हीलिंग हो जाती, पूरी हो जाती है। फर्स्ट इज़ द हीलिंग बाई फर्स्ट intentions and second is the healing by second intentions। फर्स्ट इंटेंशन को हम प्राइमरी यूनियन भी बोलते हैं और हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन को हम सेकेंडरी यूनियन के नाम से भी जानते हैं। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशंस यानी कि प्राइमरी यूनियन। इसमें क्या होता है, दिस पैटर्न ऑफ हीलिंग इज सीन व्हेन द इंजरी डज नॉट कॉज एक्सटेंसिव टिश्यू लॉस। मतलब इस टाइप की जो इंजरी होगी, इस टाइप की हीलिंग जो होगी वो तभी होती है जब इंजरी में बहुत ज़्यादा टिश्यू का लॉस ना हो। फॉर एग्जांपल हीलिंग ऑफ क्लीन यूनिफेक्टेड सर्जिकल इंकेजन अलॉन्ग हील्ड टुगेदर बाई सूचर्स। जैसे कि कोई जो आपकी सर्जिकल सूचर, कोई कटिंग हो गई हो, कोई ऑपरेशन हुआ है या कहीं ऐसी ही चोट लग गई है जिसको सूचर से सिल दिया है, सूचर से इंसिजन कर दिया, सिल दिया है, इस तरह की जो चोट होती है वो आपकी उसमें लॉस में कम से कम टिश्यू डैमेज होते हैं। तो उस तरह की जो हीलिंग होगी वो आपकी प्राइमरी यूनियन या फिर यूनियन हीलिंग बाई फर्स्ट इंटेंशन से होती है। ठीक है, तो यानी कि एक तरह से छोटी छोटी जो छोटी इंजरी है और जो जिसमें सर्जिकल सूचर्स लगा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, छोटी मोटी इंजरी है वो सब किस में आती है, बाय द हीलिंग ऑफ फर्स्ट इंटेंशंस। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट डे, इसमें क्या होता है, पहले दिन क्या होगा, ड्यूरिंग द फर्स्ट डे द इंसिजन स्पेस इज रैपिडली फिल्ड। जहाँ पर चोट लगी है, जहाँ कट लगा हुआ है, वहाँ इंसिजन स्पेस इज रैपिडली फिल्ड हो जाएगा। रिबिल्ड कैसे होगा, विद क्लॉटेड ब्लड वहाँ पर क्लॉट हो जाता है और ब्लड क्लॉट होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर विच ड्राई ऑन द सर्फेस, वो ड्राई सर्फेस फॉर्म कर लेता है। ए स्कैब डेट कवर द प्रोटेक्ट द हीलिंग एंड रिपेयर साइट। जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड वहाँ क्लॉट हो जाएगा, वहाँ पर बाद में क्लॉट हुआ ब्लड होता है, स्कैब बना देता है। स्कैब की वजह से क्या होता है कि कवर, एक प्रोटेक्टिंग कवर लेयर बन जाती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है हीलिंग रिपेयर साइट के लिए। स्कैब का मतलब क्या होता है, जैसे हम पपड़ी बोलते हैं हम लोग हिंदी में, पपड़ी या फिर खुंड भी बोल देते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं पहले रीडिंग में जब ब्लड क्लॉट होने के बाद में। ठीक है, अब क्या प्रोसेस होगी इसके बाद में वो हम देखते हैं। उसके बाद हमारा पैसे होता है, न्यूट्रोफिल्स माइग्रेट टू द एरिया ऑफ इंजरी विद इन 24 आवर्स ऑफ द इंजरी। बाई थर्ड डे पॉलीमॉर्फ्स आर रिप्लेस्ड बाय द मैक्रोफेज। अब क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स होंगे, न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स होते हैं, वो आपके माइग्रेट करते हैं टू द इंजरी साइड में, जहाँ पे इंजरी होती है वहाँ पर माइग्रेट करते हैं विद इन 24 घंटे के अंदर ही वहाँ पर हायर अमाउंट में न्यूट्रोफिल्स जाके कलेक्ट हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा पहुँच जाएंगे। लेकिन तीसरे दिन क्या होगा, तीसरे दिन ये पॉलीमॉर्फ्स न्यूट्रोफिल का गुच्छा है, ये पॉलीमॉर्फ्स हैं जो कह सकते हैं हायर लॉट अमाउंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स आर रिप्लेस बाय द मैक्रोफेज सेल से रिप्लेस कर दिए जाते हैं। और इसी फेज को हम इन्फ्लामेशन फेज भी बोल सकते हैं। ये इन्फ्लामेशन फेज स्टार्ट हो गई क्योंकि न्यूट्रोफिल्स पहुँचेंगे, न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगे, वहाँ पर जितने भी आपके इन्फेक्टेड सेल्स हैं, डाइवर्ट सेल्स हैं, उनको अलग करना शुरू कर देंगे। वायरस इन्फेक्शन हो उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देंगे। और जो कसर होती है, ये नेक्रोसिस सेल्स, इस टाइप की सेल्स होती हैं और हायर बड़े बैक्टीरिया होते हैं, उनको मैक्रोफेज सेल्स बाद में किल करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये फेज़ क्या होगी, एक तरह से ये फेज़ आपकी कौन सी होगी, इन्फ्लामेटरी फेज़ हो गई। सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ऑन थर्ड डे फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ कट एपिथेलियम सेल स्टार्ट पॉलीफ्रेशन एंड माइग्रेटिंग। अब क्या होगा कि वहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर इंसिजन लगा हुआ था वहाँ पर क्या दोनों तरफ से एक राइट, जब हम कहीं पर सीजन लगा हो, कहीं पर हमने किसी का सूचर लगाया हो, सूचर लगाने पर क्या होगा, एक राइट साइड होगी, लेफ्ट साइड होगी, पॉसिबिलिटी यही है, या एक अपर होगी, लोअर होगी। तो दोनों में जो अपर या लोअर या फिर लेफ्ट साइड, दोनों साइड से क्या होगा, एपिथेलियल सेल स्टार्ट हो जाती है पॉलीफ्रेशन एंड माइग्रेटिंग। पॉलीफ्रेशन मतलब क्या होगा, एपिथेलियल सेल में डिवीजन होना शुरू हो जाता है। जो एपिथेलियल सेल हमारी डर्मिस में है, एपिडर्मिस एंडोडर्मिस में है, उनका पॉलीफ्रेशन स्टार्ट हो जाता है और माइग्रेटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। माइग्रेटिंग मतलब क्या होता है, वहाँ पर जहाँ इंसिजन चोट लगी हुई है उस सरफेस में पहुँचना शुरू हो जाएंगी, डिवाइडेशन होगा और जहाँ पर कट लगा हुआ है, जहाँ पर चोट इंजरी है, वहाँ पर माइग्रेट होना भी शुरू हो जाती है। वहाँ
तो जहाँ कट लगा हुआ वहाँ पे माइग्रेट होना शुरू हो जाती है, वहाँ पहुँचना शुरू कर देती हैं। ठीक है। अब दे फॉर्म एपिथेलियल स्पोर्स इन ए इंसिजन स्पेस, जिसकी वजह से क्या होता है, एपिथेलियल स्पोर्स से स्पोर्स डेवलप जाता है। एक मतलब कुछ एक एपिथेलियल सेल्स की एक मोटी लेयर होती है, वो इंसिजन जहाँ पे कट लगा, यहाँ पे इंजरी थी, वहाँ पर जाके ये डेवलप हो जाती है। ठीक है। दिस एपिथेलियल इज फॉर्म ए कवर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द बाउंड एंड इंजरी एरिया। और ये जो कवरिंग लेयर बनी हुई है, जो स्पोर बना हुआ है एपिथेलियल सेल्स का, ये क्या करता है कि ये एपिथेलियल तो स्पोर्स की बात करी हमने, जो आपका दे फॉर्म एपिथेलियल स्पोर इन द इंसिजन स्पेस, मतलब जो यहाँ पे कट लगा हुआ इंजरी है उसके जस्ट बॉटम में जाके एपिथेलियल लेयर फॉर्म कर लेती है। जो उसकी क्या करती है, एपिथेलियल लेयर जो फॉर्म करेगी वो मोस्ट पार्ट ऑफ द बाउंड पे इंजरी पे करेगी, जो कि उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करने लगती है। नाउ द वाइवल डर्मिस सेल सेपरेट फ्रॉम द ओवरलेइंग नेक्रोटिक मटेरियल एंड क्लॉट्स। अब क्या हुआ, इसके बाद में जो आपकी डर्मिस सेल्स है, जो वैल्यूबल डर्मिस सेल्स है, वो आपकी सेपरेट होना शुरू हो जाती है। किससे? जो नेक्रोटिक सेल्स हैं मटेरियल से, क्लॉट वो अलग होने लगेगा, और वाइवल जो डर्मिस सेल्स होगी वो अलग होने शुरू हो जाती है। इन दिस प्रोसेस द बेसल सेल कंटिन्यू डिवाइड, सो सुपरफिशियल एंड डीपर लेयर इज फॉर्म। इस प्रोसेस में क्या हुआ, जो बेसल सेल है वो कंटिन्यू डिवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से सुपरफिशियल एंड डीपर लेयर आपकी फॉर्म हो जाएंगी। जहाँ पर इंजरी साइट थी उस लेयर के ऊपर भी इंजरी सेल्स बन जाएंगी, और उस लेयर के नीचे भी सेल्स की लेयर बन जाएगी। हेयर न्यू कोलेजन फाइबर्स भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। एंड द स्केयर टिश्यू इज विद ए स्कैंटी सेलुलर एंड वेस्कुलर एलिमेंट्स, ए फ्यू इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड एपिथेलियल सेल्स आर फॉर्म। यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स फॉर्म होंगे। अब यहाँ पर जो इंजरी कोलेजन फाइबर्स के बनेंगे, कोलेजन फाइबर्स के बनने के साथ साथ यहाँ पर स्केयर टिश्यू भी जैसे स्कैंटी सेलुलर वेस्कुलर एलिमेंट्स भी फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। वेस्कुलर एलिमेंट मतलब वेसल्स भी डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, और फ्यू इन्फ्लेमेटरी सेल एंड एपिथेलियल सरफेस इज फॉर्म, और कुछ इन्फ्लेमेटरी सेल के साथ साथ एपिथेलियल सरफेस इज ही फॉर्म हो जाएगी। ये मतलब कि तरह से पूरी लेयर फॉर्म करती है विद द हेल्प ऑफ कोलेजन फाइबर्स। जो स्केयर टिश्यू मतलब जहाँ पर मैं टिश्यू जो जहाँ इंजरी हुई है वहाँ की सरफेस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आपकी सेलुलर डेवलपमेंट होता है, कोलेजन डेवलपमेंट होता है, वेस्कुलर एलिमेंट डेवलपमेंट होता है, कुछ इन्फ्लेमेटरी सेल होती हैं, और एपिथेलियल सरफेस भी फॉर्म हो जाती है। Each sutures each act as a separate bond and follow the same projection of the primary bond healing, like a blood clotting in space, proliferation, formation और young collagen developments। अब जो हम इस सूचर्स लगाते हैं, सूचर ट्रैक में कुछ होती हैं, वो सूचर जो हम लगाएंगे सूचर में छोटे छोटे टुकड़ों में बॉन्ड की हीलिंग होती है। मतलब सूचर जो लगाया जाएगा उसमें जो हीलिंग होती है वो बॉन्ड की वो छोटे छोटे पीसेस में होती है, और it is act as a separate bond and follow the same process as a primary bond healing, like a blood clotting in space and proliferation। मतलब कहने का मतलब ये है, जो सूचर ट्रैक था वो सेपरेट बॉन्ड को अलग छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देगा, और छोटे भागों में सूचर्स की सूचर की छोटे भागों में डिवाइड हो गया, और वहाँ पर छोटे छोटे भागों में हीलिंग होना शुरू हो जाती है। जैसे ही प्राइमरी बॉन्ड हीलिंग होती है, जैसे ब्लड क्लॉटिंग होगा पहले, फिर पॉलीफ्रेशन होता है, फिर फॉर्मेशन ऑफ यंग कोलेजन्स, प्रोटीन की कोलेजन का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। ठीक है। अगर हम फिगर से देखें तो फिगर से समझ सकते हैं। जैसे ये आपकी क्या हुई, इंजरी स्टार्ट हुई, 24 आवर्स के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर ब्लड क्लॉट हुआ, ब्लड क्लॉट होने के साथ में स्कैब फॉर्मेशन हो गया, जैसे कि बाहर ब्लड नहीं निकल रहा है, और ये प्रोटीन लेयर फॉर्म कर दिया। इसमें क्या हुआ आपका, फिर इसमें आप भाई 24 आवर क्या होगा, यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स भी पहुँचेंगे। न्यूट्रोफिल्स पहुँचने के बाद में क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स पहुँचने में मैक्रोफेज सेल्स पहुँचेंगे। मैक्रोफेज सेल्स पहुँचने से के बाद में यहाँ पर एपिथेलियल सेल ग्रो होना शुरू हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे इंजरी थी, यहाँ पर एपिथेलियल सेल्स क्या हुई, ग्रो होना शुरू हो गई। यहाँ पर उनका पॉलीफ्रेशन होना स्टार्ट हो गया। 3 से 7 दिन के अंदर पॉलीफ्रेशन जैसे जैसे स्टार्ट हो जाएगा, हर करके पॉलीफ्रेशन पूरी तरह से होता रहेगा, और यहाँ पे कोलेजन प्रोटीन भी डेवलप होती रहेंगी। और जब कोलेजन प्रोटीन होगा तो 1 वीक के बाद में क्या होगा, कोलेजन प्रोटीन पूरी तरह डेवलप हो चुकी है, रेक्टिन सेल बन गई है। अब यहाँ पर जो फाइब्रस टिश्यूज थे, कोलेजन थे, वो अनडेवलपमेंट थे, और ब्लड वेसल्स थी वो आपकी प्रॉपर तरीके से डेवलप हो गई। यहाँ हीलिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से हीलिंग ये कंप्लीट हो जाती है। तो व्हेन द सूचर इज रिमूव बाय द 7th डे। अब यहाँ पर जो हम हीलिंग की बात कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ सूचर, जिसमें हम टाँके लगाते हैं कह सकते हैं, तो सूचर जब हम 7वें दिन रिमूव करते हैं, मच एपिथेलियल स्ट्रक ट्रैक इज एवल्यूज्ड, मतलब वहाँ से एपिथेलियल सेल से हम सूचर जब निकालेंगे, कुछ हो सकता है थोड़ी बहुत एपिथेलियल सेल्स भी आपकी वहाँ से
in much when the sutures are removed around the 7 day आपका suture रिमूव किया जाता है from the bond surface से. Much of epithelialized suture tract is abolished and remaining epithelial tissue in tract is absorbed. इसमें क्या होता है, ड्यूरेशन में कुछ होती हैं एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो सूचर के साथ में बाहर निकल आती हैं, और रिमेनिंग जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो आपके वहीं पर रहेंगी, और जो रिमेनिंग एपिथेलियल सेल्स इज ट्रैक्ड इज एब्जॉर्ब. और उस जो जहाँ पर ये ट्रैक, जिस ट्रैक में ये सूचर पड़ा हुआ था, सूचर लगा हुआ था, उस ट्रैक में क्या होंगे, रिमेनिंग एपिथेलियल सेल्स होती हैं वहीं एब्जॉर्ब हो जाती हैं और आपस में जॉइंट फॉर्म कर लेती हैं. द स्कार फॉर्म इज इन द सूचर बॉन्ड इज लीनियर. जो स्कार फॉर्म होगा यानी जिसका चोट का निशान होता है या टाँके का निशान कह सकते हैं, उसको स्कार बोलते हैं. स्कार फॉर्म इन सूचर बॉन्ड इज लीनियर. लाइनियर होता है, एक लाइन शेप में होगा. एंड नीट, लाइन लीनियर एंड नीट, साफ दिखाई देगा, और लाइनियर होता है. ड्यू टू क्लोज अपोजिशन ऑफ द मार्जिन ऑफ बाउंड्स. क्यों होता है, क्योंकि जो मार्जिन ऑफ बाउंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली आपस में पैक्ड होके बॉन्ड हीलिंग हो जाती है. द यूज़ ऑफ एडहेसिव टेस्ट अवॉइड द स्टिचिंग एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस. और हम जब सूचर्स को लगाते हैं तो हम टेप्स और एडहेसिव टेस्ट का यूज़ करते हैं जिससे कि वहाँ पर कॉम्प्लिकेशन ना हो या फिर इन्फेक्शन ना हो. तो ये जो इस टाइप की जो हीलिंग थी वो क्या थी, हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशंस या हम कह सकते थे प्राइमरी यूनियन. ठीक है, अब बात करेंगे हम हीलिंग वाइज सेकंड इंटेंशन यानी कि सेकेंडरी यूनियन. इसमें क्या हुआ, जो सपोजिट वहाँ पर क्या थी, चोट छोटी थी, इंजरी बहुत छोटी थी, एक इंसिजन था. यहाँ पर जो हीलिंग हुई, जो इंजरी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टिश्यू ज़्यादा डैमेज होंगे, और इस प्रोसेस में हम सूचर से या सर्जिकल सूचर्स की पॉसिबिलिटी पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी. हम सूचर से उस घाव को पूरा सही कर पाएँ, सिल पाएँ, ऐसी कंडीशन नहीं हो पाती है. तो इस कंडीशन के जो घाव होता है, इंजरी होती है, वो हील किससे होती है, हीलिंग बाई सेकेंड इंटेंशन या सेकेंडरी यूनियन. पढ़ते हैं क्या है. दिस पैटर्न ऑफ हीलिंग इज सीन व्हेन द इंजरी इन्वॉल्व एक्सटेंसिव लॉस ऑफ सेल्स एंड टिश्यू. ठीक है, बहुत ज़्यादा सेल्स और टिश्यू वहाँ पर डैमेज हो गए हों, इस टाइप की जो हीलिंग होती है तभी होती है. साथ में ओपन द लार्ज टिश्यू इंजरी, ओपन हो और लार्ज टिश्यू इंजरी हो, बहुत ज़्यादा टिश्यू में इंजरी हो गई हो, एंड सर्जिकल सूचर नॉट कवर ऑल द पार्ट ऑफ इंजरी एंड सम पार्ट रिमेन ओपन. और सर्जिकल सूचर होता है वो सभी इंजरी के पार्ट को कवर नहीं कर पाता है, कुछ पार्ट होते हैं वो हमेशा ओपन रहते हैं. तो इस टाइप की जो इंजरी है उसकी हीलिंग किससे होती है, हीलिंग बाय सेकेंड इंटेंशन या फिर सेकेंडरी यूनियन. क्या होता है इसमें, इन दिस मतलब इस हीलिंग में क्या होगा, द इनिशियल हेमरेज एंड एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इज सेम एज द प्राइमरी यूनियन, बट the different in the epithelial change where the proliferation epithelial cells do not cover the bond surface fully. अब होता क्या है, जैसे हमें हेमरेज की जो इनिशियल हेमरेज की जो स्टेट थी, मतलब वहाँ पर क्या हुआ, चोट लगी, चोट होने के बाद क्या हुआ, ब्लड क्लॉट हुआ, ब्लड क्लॉट होने के बाद क्या, वहाँ पे ब्लड बाहर होना, ब्लड क्लॉटिंग होने के बाद में ब्लड का रिसाव होना कम हो गया. तो इनिशियल हेमरेज जो स्थिति है, जैसे कि हमारी हीलिंग बाई फर्स्ट इंटेंशन से थी, प्राइमरी यूनियन में थी, वैसे ही होगी. साथ में एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस भी सेम होगा जैसे प्राइमरी यूनियन में था. वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स पहुँचती हैं, न्यूट्रोफिल्स 14 घंटे पहुँचने के बाद में फिर वहाँ मैक्रोफेज पहुँचेंगी, वो सब मैक्रोफेज पहुँचेंगी, और मैक्रोफेज पहुँच के वहाँ पर जो आपकी बैक्टीरिया टॉक्सिन उनको डैमेज करना, डाइवर्स सेल्स को डैमेज करना, साथ में मैच्योर सेल को सेपरेट करना या हेल्दी सेल को सेपरेट करने का काम चलता रहता है. तो यानी कि हेमरेज फेज यानी कि ब्लड क्लॉटिंग होने वाली फेज, और इन्फ्लेमेटरी फेज वैसी ही होगी जैसे कि प्राइमरी यूनियन में हमने देखी थी. बट डिफरेंट किस्म होगा एपिथेलियल चेंज, जहाँ पे एपिथेलियल का फॉर्मेशन और एपिथेलियल का पॉलीफरेशन हो रहा था, एपिथेलियल डिवाइड हो रही थी, वहाँ पर यहाँ चेंजिंग होगी. तो ये एपिथेलियल का जो फॉर्मेशन हो रहा था, एपिथेलियल चेंज यानी एपिथेलियल का जो फॉर्मेशन और पॉलीफरेशन हो रहा था, वो यहाँ पर डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू द प्राइमरी यूनियन. डिफरेंस इज in the epithelial change where the proliferation epithelium cells do not cover the bond surface fully. यहाँ पर क्या हो, जो एपिथेलियल सेल्स का पॉलीफरेशन हो रहा था, जो डिवाइडेशन हो रहा था, माइग्रेशन हो रहा था प्राइमरी यूनियन में, तो वो क्या करती थी, बॉन्ड सरफेस से पूरी कवर कर ले रही थी. लेकिन हीलिंग वाइज सेकेंड इंटेंशन में क्या होगा कि जो एपिथेलियल सेल्स चेंजिंग हो रही हैं उसमें पॉलीफरेशन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, वो आपकी सेल डू नॉट कवर द बॉन्ड सरफेस फुली, पूरी बॉन्ड सरफेस को फुली कवर नहीं कर पाती हैं.
बॉन्ड सरफेस को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाएंगे पॉलीफ्रेटिव एपिथेलियल सेल्स, जैसा कि हमारे प्राइमरी यूनियन में क्या हो रहा था, ये कवर कर ले रही थी। ठीक है, अब क्या होता है, सेकंड बात करते हैं इसमें हमारे पास में, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता था, ग्रेन्युलर टिश्यू, ग्रेन्युलर टिश्यू यानी कनेक्टिव टिश्यू की बात कर सकते हैं, जो हमारी एपिडर्मिस, फिर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस की जस्ट नीचे होती है, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू, वो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो वो क्या ग्रेन्युलेटेड टिश्यू होते हैं, जिसमें तो ग्रेन्युलेटेड टिश्यू फ्रॉम द बेस स्टार्ट सेकेंडरी पॉलीफ्रेशंस टू फिल द बॉन्ड स्पेस, बिकॉज ऑफ डेड सरफेस क्लॉट एंड नेक्रोटिक टिश्यू गेट सेपरेटेड फ्रॉम द वाइबल टिश्यू। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो ग्रेन्युलेटेड टिश्यू है, सबसे नीचे ग्रेन्युलेटेड टिश्यू होते हैं, हमने जब आपको डर्मिस पढ़ाई थी, एपिडर्मिस, डर्मिस, स्किन पढ़े थे, तो सबसे नीचे गिने होते हैं ग्रेन्युलेटिंग टिश्यू होते हैं। और ग्रेन्युलर टिश्यू में क्या होता है, कंटिन्यू डिवाइजन हो रहा होता है, साथ में ये कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स होते हैं, कोलेजन प्रोटीन होती है, यहाँ पर आसपास ज़्यादा होती है, जो टेंशन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो ग्रेन्युलेटिंग टिश्यू होते हैं, वहाँ पर सेकेंडरी पॉलीफ्रेशन स्टार्ट होता है। सेकेंडरी पॉलीफ्रेशन जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल डिवाइड होंगी, तो वो क्या होते हैं, बॉन्ड स्पेस को फिल करना शुरू कर देते हैं। जो गड्ढा बना हुआ था, मान लो कोई हीलिंग हुई, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढा बना हुआ है, वहाँ पे हीलिंग होना स्टार्ट किससे होती है, ग्रेन्युलेटेड टिश्यू से होती है। ठीक है, तो वो फिल, जो बॉन्ड स्पेस था उसको फिल करना शुरू करते हैं, बिकॉज ऑफ डैट सरफेस क्लॉट एंड नेक्रोटिक टिश्यू गेट सेपरेटेड। और यहाँ पर क्या होते हैं, जो सरफेस क्लॉट था और साथ में नेक्रोटिक टिश्यू थी, वो सेपरेट कर दिया जाएगा बाय द बेबल सेल्स एंड फॉर्म स्कैब वहाँ पर फॉर्म हो जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रेन्युलेटेड टिश्यूज हो रहा है, एपिथेलियल टिश्यू से नहीं हो रहा है स्कार्फ का फॉर्मेशन, जबकि स्कार्फ का फॉर्मेशन वहाँ पे किससे हो रहा था, एपिथेलियल टिश्यू से हो रहा था। इसमें क्या होता है इस ड्यूरेशन में, इन द सेकेंड यूनियन आफ्टर द ऑल प्रोसेस, सेकेंड यूनियन में क्या होगा, ग्रेन्युलेशन इज फॉर्म इन दिस इज द डीप रेड एंड ग्रेन्युलर एंड वेरी फ्लेक्सिबल। ग्रेन्युलेशन होगा मतलब जो आप टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, टिश्यू का डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो क्या होंगे, डीप रेड होते हैं, ग्रेन्युलर होते हैं, ग्रेन्यूल्स मतलब क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स प्रेजेंट होंगे जैसे, और वेरी फ्लेक्सिबल होते हैं, आसानी से टूट सकते हैं, इतनी ज़्यादा उनमें टेंसिल स्ट्रेंथ नहीं होती है। With the time, scar become a pale and white after maturations। जो स्कार है, चोट का जो यहाँ पर टिश्यू है, जो चोट इंजरी है, वहाँ पे टिश्यू जो डेवलप हो रहे हैं, वो बाद में पेल और वाइट कलर के हो जाते हैं जब वो आप मैच्योर हो जाते हैं, थोड़े से स्ट्रांग हो जाते हैं, थोड़े से डेवलप हो जाते हैं। बट इन दिस प्रोसेस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ स्किन लाइक हेयर फॉलिकल्स एंड स्वेट ग्लैंड आर नॉट रिप्लेस्ड। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जहाँ पर आपने देखा भी होगा, हेयर फॉलिकल्स एंड स्वेट ग्लैंड्स आर नॉट, वो आपकी डेवलप नहीं हो पाती हैं। आपने देखा भी होगा बहुत सी इंजरी होती हैं जहाँ पर हमारा बहुत चोट का निशान बन गया होता है, लेकिन उस सरफेस पे आपकी हेयर नहीं निकलते हैं। हेयर क्यों नहीं निकलते हैं, क्योंकि वो उस कंडीशन जो कंडीशंस होती है वो आपकी सेकेंडरी यूनियन होती है, मतलब ये दूसरी टाइप की वो इंजरी हो रही है, सेकेंडरी यूनियन हो रही है। सेकेंडरी यूनियन में क्या है, हेयर का फॉर्मेशंस, हेयर फॉलिकल फॉर्मेशंस या स्वेट ग्लैंड डेवलप नहीं हो पाती हैं, रिप्लेस नहीं हो पाती हैं, और रिप्लेस नहीं होने के कारण वहाँ पर हेयर आसानी डेवलप नहीं हो पाती, ना ही स्वेट ग्लैंड डेवलप हो पाती हैं। अगर ऑब्जर्व भी किया होगा, जब हमारी इंजरी हायर होती है, जैसे हम किसी भी सीजर्स या टाँके से हील नहीं कर पाते हैं और बॉन्ड सरफेस बड़ा होता है, ठीक है, तो वहाँ पर याद रखिएगा। When this process special structure like a skin is like structure of skin like a hair follicle and sweat gland are not replaced, बुढ़ापे डेवलप नहीं हो पाएंगे। Finally the bond get contract to its original size and active granular tissue is being formed। ठीक है, और फाइनली क्या होगा कि बॉन्ड होगा वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा और ओरिजिनल शेप में चेंज हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होते होते बॉन्ड की हीलिंग हो जाएगी और जो सी जिसकी पहली शेप थी लगभग वैसी शेप बन जाती है और एक्टिव ग्रेनुलर टिश्यू इज बीइंग फॉर्म, और एक्टिव ग्रेनुलर टिश्यू होते हैं वो भी आपके पूरी तरह से फॉर्म हो जाते हैं। बट सम टाइम बैक्टीरिया कंटामिनेशन ऑन ऑफ एन ओपन बॉन्ड डिले द प्रोसेस ऑफ हीलिंग ड्यू टू द रिलीज ऑफ बैक्टीरिया टॉक्सिन। कभी कभी ऐसा होता है कि बैक्टीरिया कंटामिनेशन की वजह से ओपन बाउंड होते हैं वो आपकी हील नहीं हो पाते हैं ड्यू टू द जो बैक्टीरिया होते हैं वो टॉक्सिन रिलीज कर देते हैं, जिससे इन्फ्लामेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसके लिए हमारे पास यही होता है कि उसके लिए क्या होता है जब बॉन्ड ज़्यादा बड़ा हो तो बट सर्जिकल रिमूवल ऑफ डेड्स एंड नेक्रोटिक टिश्यू हेल्प इन प्रिवेंटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑन ओपन बॉन्ड। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपकी
सर्जिकली हम क्या हुआ, सर्जिकल के थ्रू सर्जिकल ऑपरेशन के थ्रू क्या होते हैं, जो वहाँ पर डेड सेल्स हैं और नेक्रोटिक टिश्यू हैं उनको हम बाहर निकाल देते हैं, जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस उस ओपन बाउंड में कम से कम हो पाए। तो ये हुआ आपका क्या सेकेंडरी हीलिंग, या जैसे ये है आपका क्या है हॉट लार्ज अमाउंट में है डैमेजिंग है, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि इंसिजन से हम इसे सिल पाएँ, तो ये क्या है सेकेंडरी यूनियन के थ्रू हीलिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एपिथेलियल सरफेस है वो भी नहीं कर पाएगी, पहले क्या होगी अंदर वाली सरफेस डेवलप होगी, फिर बाद में एपिथेलियल सरफेस डेवलप हो पाती है। ठीक, रीजनरेशन होगा अंदर सेल्स में, अंदर सेल में रीजनरेशन होने का फिर स्कार फॉर्म होता है प्लाज्मा सेल्स का, फिर कोलेजन प्रोटीन्स कोलेजन स्कार फॉर्म होगा, कोलेजन प्रोटीन डेवलप होगी, फिर जाके बॉन्ड की पूरी हीलिंग हो पाती है। ठीक है, अब प्रोसेस करें तो प्रोसेस यही होती है आपकी। सबसे पहले अगर हम जनरल बात करें, पहले ही हमने बात की थी, तो ना जो रिपेयर जनरली वो इंजरी की हीलिंग में क्या हुआ, ड्यू टू द इंजरी में क्या होगा, सबसे पहले रिमूवल द डैमेज और डेड सेल रिमूव किए जाते हैं, फिर इन्फ्लामेशन इस जगह इन्फ्लामेटरी जैसे रिएक्शंस होती हैं, फिर उसके बाद पॉलीफिकेशन और माइग्रेशन ऑफ पेरिंकेमल और कनेक्टिव टिश्यू, ये झील कनेक्टिव टिश्यू थे उनका पॉलीफिकेशन होगा, माइग्रेशन होगा, एंड फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स एंजियोजेनेसिस होती है, ग्रेनुलेशन होती हैं, उसके बाद में सिंथेसिस ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स होती हैं और कोलेजन डिपोजिशन होते हैं, और कोलेजन एक्स्ट्रा प्रोटीन हो जाती है, फिर टिश्यू रीमॉडलिंग और टिश्यू का जैसे स्ट्रक्चर था वैसी मॉडलिंग में चेंज हो जाएगा, और फिर बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा और लास्ट में बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड पूरी तरह से हील हो जाता है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका बॉन्ड हीलिंग। आज हमने बात की टाइप ऑफ बॉन्ड हीलिंग में। टाइप ऑफ बॉन्ड हीलिंग आपकी दो टाइप की थी, पहला आपका कौन सा था हीलिंग बाई फर्स्ट इंटेंशंस, और दूसरा कौन सा था हीलिंग बाई सेकंड इंटेंशंस, या प्राइमरी यूनियन या फिर सेकंड यूनियन। प्राइमरी यूनियन में क्या है इंजरी छोटी सी होती है और हीलिंग आसानी से हो जाती है। सेकंड यूनियन में क्या है इंजरी बड़ी होती है, यहाँ पर जो रोल होता है ग्रेन्युलेटेड कनेक्टिव टिश्यू का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब बाकी हम आपको बॉन्ड हीलिंग के बारे में बता ही चुके हैं किस तरह बॉन्ड हीलिंग होती है। 3 फेज होती हैं, इन्फ्लामेटरी फेज, पॉलीमेट्रिक फेज, पॉलीफ्रेटिव फेज एंड मैचुरेशंस। ठीक है, ये तीनों दोनों फेज में होंगी, लेकिन जो पॉलीफ्रेशन है यहाँ पर चेंज हो जाएगा। जो प्राइमरी यूनियन में था वो पॉलीफ्रेशन मेजॉरिटी किस में होता है एपिथेलियल सेल्स में होता है, जबकि आपके सेकेंडरी यूनियन था यानी कि सेकेंड टाइप की जो टाइप की हीलिंग थी उसमें जो पॉलीफ्रेशन होता है विद द हेल्प ऑफ ग्रेन्युलेटेड टिश्यू, और ग्रेन्युलेटेड टिश्यू में ही ज़्यादा डेवलपमेंट होता है विद द फाइब्रोब्लास्ट विद द हेल्प ऑफ फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ आपका बॉन्ड हीलिंग। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी को हेल्पफुल हो सकता है ज़रूर उसको शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।